जो आप इसमें डिस्कस करोगे इस चैप्टर में या इस लेक्चर में, वो आपके पास है रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम। आपने देखना है कि रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है। देन आपके पास सिस्टम विद गियर्स, ठीक है। ये आपने दो डिफरेंट सिस्टम है और इनके ट्रांसफ़र फंक्शंस देखने हैं। और देन आपने जो सिस्टम विद गियर्स होगा तो अफेक्ट ऑन द मैकेनिकल इम्पिडेंस ड्रिवन बाय द गियर्स। आपने ये देखना है कि उसकी मैकेनिकल इम्पिडेंस किस तरह से अफेक्ट होती है गियर्स के साथ। जब गियर्स ड्राइव किए जाते हैं तो आपकी मैकेनिकल इम्पिडेंस पे क्या फ़र्क आता है या क्या अफेक्ट आता है, तो आप इस लेक्चर में इन चीज़ों को स्टडी करेंगे। अब देखिए प्रीवियस आपने रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में एक एग्जांपल सॉल्व किया था जो कि टू बियरिंग सिस्टम का एग्जांपल था, जिसके दरमियान टू बियरिंग्स के दरमियान टॉर्शन एग्जिस्ट कर रहा था। आपने क्या किया और उसमें करना क्या था कि आपको टार्क अप्लाई किया गया था लेफ़्ट साइड पे और देन आपको डिस्प्लेसमेंट मेजर करना था राइट साइड पे। आपने क्या किया इस सिस्टम की एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाई जिससे आपने टू बियरिंग्स को रिप्रेजेंट किया और उनका इनर्शिया मेंशन किया J1 J2 एंड देन उनके दरमियान जो टॉर्शन था उसको रिप्रेजेंट किया स्प्रिंग के साथ। और देन आपने उसके ऊपर इक्वेशंस अप्लाई की। आपने उसका टार्क फाइंड आउट किया विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टार्क विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर वेलोसिटी आपने कैलकुलेट किया। और ये टार्क विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टार्क विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर वेलोसिटी का आपको टेबुलर फॉर्म में रिलेशनशिप्स गिवन थे जो प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हो। देन टार्क्स को सम अप करने के बाद आपने इक्वेशन ऑफ मोशन जब अप्लाई की, ठीक है, तो आपके पास ये दो इक्वेशंस बनी थी, ठीक है। और ये आपके पास जो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं जो J है दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन D आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कस फ्रिक्शन को, K आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है और T आपका रिप्रेजेंट कर रहा है टार्क को। एंड θ1 एंड θ2 बेसिकली थीटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। θ1 आपका बता रहा है कि बेयरिंग वन साइड पे और θ2 आपका बता रहा है बेयरिंग सेकेंड बेयरिंग साइड पे, ठीक है। इसी तरह से जो आपके पास J1 है वो बेयरिंग वन का इनर्शिया ऑफ बेयरिंग वन है। देन D1 आपके पास फ्रिक्शन विस्कस फ्रिक्शन का कोफिशिएंट जो है वो बेयरिंग वन साइड पे है। K आपका स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया। इसी तरह से जब आपने इसके ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको ये दो इक्वेशंस मिली थी तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये जो θ1 के साथ आपकी जो सम इम्पिडेंसेस आ रही हैं, ठीक है। और फिर देन आपके पास θ2 के साथ इम्पिडेंस आ रही है, ठीक है। तो आप इसको सम अप कर सकते हैं या समराइज कर सकते हैं। तो वो आप देख सकते हैं कि J1 D1 और K आपके पास θ1 के साथ यानी बेयरिंग वन के साथ एसोसिएटेड हैं। तो आप नीचे देखें जो इसका अगर आप इसको जनरलाइज इसी इक्वेशन को जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं तो आप कहते हैं कि सम ऑफ इम्पिडेंसेस कनेक्टेड टू द मोशन एट θ1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आपका θ1, यानी जो बेयरिंग वन साइड पे जो भी इम्पिडेंसेस हैं उनका सम यहाँ पे लिख दें आप जो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ लिख रहे हैं, तो ठीक है। और मल्टीप्लाई करें उसको θ1 के साथ। θ1 आपके पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बेयरिंग वन। देन आपके पास माइनस K स्प्रिंग कांस्टेंट सम ऑफ इम्पिडेंसेस बिटवीन θ1 एंड θ2, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई कर दें θ2 के साथ, यानी जो आपकी काइंड ऑफ कॉमन इम्पिडेंसेस हैं बेयरिंग वन एंड बेयरिंग टू के दरमियान, ठीक है, उसको आपने माइनस साइन के साथ θ2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। एंड देन इक्वल टू सम ऑफ अप्लाइड टार्क्स एट θ1। अब आपने टार्क अप्लाई किया था लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे टार्क एग्जिस्ट कर रहा था θ1 साइड पे, तो वो आपने यहाँ पे लिखा T ऑफ S, ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 1 में आप रिप्रेजेंट करें। देन आप देखिए तो आपके पास माइनस सेकेंड इक्वेशन में माइनस सम ऑफ इम्पिडेंसेस बिटवीन θ1 एंड θ2 जो आपकी कॉमन इम्पिडेंसेस हैं बेयरिंग वन एंड बेयरिंग टू के दरमियान, वो आपने यहाँ पे डाल दी माइनस साइन के साथ। और आपके सम ऑफ इम्पिडेंसेस जो आपकी बेयरिंग टू के साथ एसोसिएटेड हैं वो आपने θ2 के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस साइन के साथ लिख दी, ठीक है। और इक्वल टू सम ऑफ अप्लाइड टार्क एट θ2। और आपने वो टार्क सम अप कर लेने हैं जो कि सिर्फ बेयरिंग टू पे अप्लाइड हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आपके केस में जो आपने प्रीवियस एग्जांपल सॉल्व किया था उसमें आपका सेकंड बेयरिंग पे कोई टार्क अप्लाई नहीं किया गया था, आपका टार्क अप्लाई किया गया था बेयरिंग वन पे, तो इसलिए आपको यहाँ पे इक्वेशन 2 में इक्वल टू 0 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप जस्ट इसको आप कह रहे हैं कि मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, तो आप जनरलाइज किस तरह से करें। अगर आप देखें तो आपको डायगोनल पे
वो इम्पिडेंसेस मिलेंगी जो कि एसोसिएटेड है डायगनल, यानी वन पे आप 1x1 पे आप देख सकते हैं तो आपको फर्स्ट बेरिंग के साथ जितनी कनेक्टेड इम्पिडेंसेस है या जो कनेक्टेड इम्पिडेंसेस बेरिंग 1 के साथ आ रही हैं उन सब का सम आपने फर्स्ट 1x1 पे रख दिया। देन 2x2 डायगनल पे आप देखें तो सम ऑफ इम्पिडेंसेस जो कनेक्टेड हैं सेकंड बेरिंग के साथ वो आपने लिख दी हैं, और ऑफ डायगनल पे आपने माइनस साइन के साथ वो लिख देनी है जो आपकी कनेक्टेड इम्पिडेंसेस है बिटवीन बेरिंग 1 एंड बेरिंग 2 के दरमियान जो इम्पिडेंसेस आ रही हैं वो आपने माइनस साइन के साथ ऑफ डायगनल पे लिख लेनी है। और देन आपने इक्वल साइन के बाद अगर बेरिंग 1 पे कोई टार्क अप्लाई किया है तो वो वहाँ पे लिख लें, और बेरिंग 2 पे कोई टार्क अप्लाई किया हुआ है तो वो लिख लें, अदरवाइज नहीं अप्लाइड तो आप उसको 0 से रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें आपको एक और एग्जांपल सॉल्व करना है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का एग्जांपल है, लेकिन आपने जस्ट इसको इंस्पेक्शन मेथड से करना है। ठीक है, अभी जो प्रीवियस आपने एक कंक्लूजन निकाला है, ठीक है, एग्जांपल का आपने जो कंक्लूजन निकाला कि भाई डायगनल्स पे मैंने लिखना है, डायगनल 1x1 पे लिखना है जो एसोसिएटेड इम्पिडेंसेस हैं 1 बेरिंग के साथ, 2x2 पे लिखना है जो एसोसिएटेड इम्पिडेंसेस हैं सेकंड बेरिंग के साथ। ठीक है, और ऑफ डायगनल पे आपने उन दो के दरमियान आप कह सकते हैं कि जो कनेक्टेड इम्पिडेंसेस हैं उनको लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने जस्ट उस इंस्पेक्शन मेथड को यूज़ करना है, आपने उसको प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं करना, मतलब ईच एंड एवरी इक्वेशन और एवरी रिलेशनशिप से आपने नहीं चलना, आपने जस्ट इंस्पेक्शन मेथड से इक्वेशंस डायरेक्टली लिखनी है। तो आप पहले अपने प्रॉब्लम को समझें। आपके पास अगेन आप कहते हैं कि आपके देखिए J1 एंड J2 J3, ठीक है, आपके 3 इनर्शियाज इन्वॉल्व हैं, आपके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इन्वॉल्व हैं जिसको आप D1 D2 D3 आपके वो विस्कस फ्रिक्शन की कोफिशिएंट्स भी गिवन है। देन आपकी रोटेशन आ रही है, आपके 3 बियरिंग सिस्टम में ज़ाहिर है, तो आपकी रोटेशन आ रही है θ1 जो है वो आपकी आ रही है J1 के साथ। देन आपका टार्क अप्लाई किया गया है स्प्रिंग के पे जिसको आप टी कैपिटल टी के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन आपके पास θ2 जो है वो आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो रिप्रेजेंट की गई है सेकंड बेरिंग J2 के साथ, और थर्ड बेरिंग J3 के साथ आपकी अगेन थर्ड जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है θ3 वो रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा। अब 3x3 का जब आप मैट्रिक्स बना रहे हैं, ठीक है, तो 1x1 पे आपने फर्स्ट डायगोनल पे आपने वो लिखना है जो बेरिंग 1 के साथ सिर्फ एसोसिएटेड है। ठीक है, और देन आपकी 2x2 पे वो आएगा जो सिर्फ आपकी सेकंड बेरिंग के साथ इम्पिडेंसेस एसोसिएटेड है, और 3x3 पे वो इम्पिडेंसेस आएंगी सम ऑफ ऑल इम्पिडेंसेस जो कि सिर्फ थर्ड बेरिंग के साथ एसोसिएटेड है। और ऑफ डायगोनल में आपने बिटवीन θ1 एंड θ2 एंड θ2 एंड θ3 के रिलेशंस लिखने हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको आप कैसे सॉल्व करते हो। अब देखिए, जब आपके पास अगेन अब आप इसको काइंड ऑफ अगर आपको फिर भी स्टिल इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद भी समझ नहीं आ रही तो आप जस्ट एक 3x3 का मैट्रिक्स अपने माइंड में लेके आए। ठीक है, तो 1x1 पे आपने वो लिखना है जो आपकी सिर्फ बेरिंग 1 के साथ कनेक्टेड इम्पिडेंसेस है। ठीक है, या मोशन 1 के साथ उसको आप कह रहे हैं। तो देन अब देखें आपने क्या लिखा, सम ऑफ इम्पिडेंसेस जो आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन रहा है, सम ऑफ इम्पिडेंसेस कनेक्टेड टू द मोशन एट θ1, यानी जहाँ पे आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1 है, बेरिंग 1 है, J1 है, उसके ऊपर जो भी इम्पिडेंसेस है उनका सम आप यहाँ पे लिख लें, उसको मल्टीप्लाई करें θ1 के साथ। देन सम ऑफ इम्पिडेंसेस बिटवीन θ1 एंड θ2। अब देखिए, अगर मैंने आपसे कहा आप विजुअलाइज करें कि 3x3 का मैट्रिक्स आप ले रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास 1x2 पे जो इम्पिडेंसेस आएंगी, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे आप क्या लिख रहे हो, जो बिटवीन इम्पिडेंसेस θ1 एंड θ2 हैं वो आपने लिखनी है, या आप इसको सिंपली कह सकते हैं जो बेरिंग 1 एंड बेरिंग 2 के दरमियान है वो आपने यहाँ पे उनका सम यहाँ पे लिख देना है 1x2 पे, और माइनस साइन के साथ। सिर्फ डायगनल्स पे आपको प्लस मिलेगा, ऑफ डायगनल्स पे आपको माइनस मिलेगा। देन आपने 1x3 पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे क्या लिखना है, अगेन माइनस साइन के साथ, बिटवीन 1 एंड 3 इम्पिडेंसेस विच आर इन्वॉल्व बिटवीन θ1 एंड θ3, जो आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 3 यानी आपकी बेरिंग 1 एंड बेरिंग 3 के साथ इन्वॉल्व हैं, वो इम्पिडेंसेस आपने यहाँ पे लिखनी है और उसको मल्टीप्लाई करना है θ3 के साथ।
अगेन इक्वल टू सम ऑफ जो अप्लाइड टार्क है ओनली ऑन थीटा वन। अगर थीटा वन पे आपने कोई अप्लाइड टार्क है तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। देन आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आ जाता है। तो अब देखिए 2x1, तो आपने सम ऑफ माइनस साइन के साथ लिखनी है सम ऑफ इम्पिडेंसेस बिटवीन 2 एंड 1, ठीक है। बेयरिंग 2 एंड 1 के दरमियान जो आपको इम्पिडेंसेस नजर आ रही हैं वो आपने यहाँ पे लिखनी है और उसको थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। देन आपके पास प्लस साइन के साथ अब अगेन यू हैव अ डायगोनल, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, सम ऑफ इम्पिडेंसेस कनेक्टेड टू द मोशन एट थीटा 2, जो आपकी बेयरिंग 2 पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 के साथ जो जो इम्पिडेंसेस एसोसिएटेड हैं वो आपने इस सेकंड डायगोनल पे लिखनी है, ठीक है, और उसको थीटा 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। देन आपका 2x3, ठीक है, आपके पास माइनस साइन ऑफ डायगोनल है, अगेन आपने माइनस साइन इंसर्ट करना है और देन आपने सम ऑफ इम्पिडेंसेस बिटवीन 2 एंड 3 लिखना है और उसको थीटा 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जो आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 जो है वो तो कांस्टेंट है, वो आपने इसी कांस्टेंट इन द सेंस कि वो आपने इधर ही रखने हैं और उसके साथ इम्पिडेंसेस कौन कौन सी आएंगी वो वेरी कर रही हैं, उनको आपने एडजस्ट करना है। देन अब सेकंड इक्वेशन में जो आप लिखोगे इक्वल साइन के बाद जो सम ऑफ अप्लाइड टार्क एट थीटा 2, जो आपकी बेरिंग 2 पे या आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 जहाँ पे बन रहा है, ठीक है, वहाँ पे जो टार्क्स आपके आ रहे हैं वो यहाँ पे आप लिख दें। देन आपके पास अब आप थर्ड बेरिंग पे आ जाएं, तो थर्ड बेरिंग पे आपके पास अगेन 3x1 आ गया, तो वो माइनस साइन के साथ ऑफ डायगोनल है, माइनस साइन के साथ वो सम ऑफ इम्पिडेंसेस लिखनी है जो बिटवीन 1 एंड 3 हैं और उसको थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और देन माइनस साइन के साथ जो सम ऑफ इम्पिडेंसेस हैं बिटवीन थीटा 2 एंड थीटा 3 यानी 3x2 आपके पास आ गया और उसको थीटा 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। प्लस साइन के साथ आपके पास अगेन जो थर्ड बेरिंग 3x3 आ गया, डायगोनल आ गया अगेन, तो आपके पास जो भी इम्पिडेंसेस आ रही हैं जो थर्ड बेरिंग के साथ कनेक्टेड हैं और थर्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ कनेक्टेड हैं वो उसके साथ जो भी इम्पिडेंसेस इन्वॉल्व हो रही हैं उन सब का सम आपने यहाँ पे लिख देना और अगेन इक्वल साइन के बाद आपने सम ऑफ अप्लाइड टार्क एट थीटा 3 लिखना है। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और भी ख्याल रख सकते हैं, अब डायगोनल में अगर जब आप देखते हैं तो अब देखिए जैसे 1x2 है और देन 2x1 है तो ये एग्जैक्टली वैल्यू सेम होंगी, ठीक है। इसी तरह से 1x3 है और 3x1 है तो ये एक दूसरे का रिफ्लेक्शन, ये एग्जैक्टली वही वैल्यू यहाँ पे रिपीट हुई होगी। तो अगर आप एक कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप उसी को रीराइट कर सकते हैं दूसरी 1x3 इक्वल टू 3x1, तो उसको वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह 1x2 इक्वल टू 2x1, तो आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बाय इंस्पेक्शन मेथड आपने इसकी जनरलाइज फॉर्म कैलकुलेट कर ली। अब जस्ट बाय इंस्पेक्शन मेथड आपके पास क्या इक्वेशंस बनती हैं, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्रॉस फर्स्ट, ठीक है, आपने फर्स्ट बेरिंग पे फोकस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, J1 इन्वॉल्व हो रहा है और जहाँ पे इनर्शिया इन्वॉल्व होगा वहाँ पे आपको पता है कि एस स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टाइम डोमेन से जब आप लैप्लास में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास स्क्वायर टर्म आ जाएगी, एस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और क्यों आता है ये आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म से अच्छी तरह से आइडिया होगा। देन आपके पास डी इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, विस्कस फ्रिक्शन इन्वॉल्व, तो और डी के रिलेशनशिप में आपके पास एस आ रहा है जब आप इसको लैप्लास में, और देन आपके पास एक स्प्रिंग कांस्टेंट के इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये सारी इंपिडेंसेस इन्वॉल्व हो रही हैं बेरिंग 1 के साथ, तो आपने इन सब का सम लिखा और साथ मल्टीप्लाई थीटा 1 कर दिया। देन आप देख सकते हैं अब आपकी लिखनी है आपने 1x2 पे माइनस साइन के साथ लिखनी है बिटवीन 1 एंड 2, तो बिटवीन 1 एंड 2 आपको 1 पे जो अफेक्ट नजर आएगा सेकंड थीटा 2 की वजह से, ठीक है, जो अफेक्ट आपको फील होगा बेरिंग 1 पे विद रिस्पेक्ट टू J2, तो वो आपने यहाँ पे लिखना है, तो वो आपके पास आ रहा है माइनस के थीटा 2, ठीक है, के जब स्प्रिंग इन्वॉल्व हो रहा है तो आपने थीटा 2 के साथ के को मल्टीप्लाई कर दिया। देन आप देखिए तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड का आपस में कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब इनकी मोशन एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रही, थर्ड की मोशन फर्स्ट पे नहीं आ रही, बीच में आपके पास दरम्यान में सेकंड एक बेरिंग है J2, ठीक है। तो डायरेक्टली आपका 1 एंड 3 आप कह सकते हैं कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए आपने यहाँ पे लिख दिया -0 थीटा 3। और अब आपने टार्क अप्लाई किया था, आप देख सकते हैं आपने टार्क बेरिंग 1 पे अप्लाई किया था तो इक्वल टू T ऑफ S। और अब आप सेकंड बेरिंग पे आ जाएं, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस के थीटा 1,
सेकंड बेयरिंग विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, अगेन वही स्प्रिंग आपके पास कनेक्टेड है, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस के थीटा 1 के साथ। अब सेकंड बेयरिंग पे आपने प्लस साइन के साथ डायगोनल आ गया, तो आपने वो सारी इंपेडेंसेस लिखनी है जो बेयरिंग 2 के साथ कनेक्टेड हैं। तो बेयरिंग 2 पे आप देखिए तो आपको थीटा 2 नज़र आ रहा है, J2 नज़र आ रहा है और देन आपको K नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप इस सब को सम अप कर लें और आप इसको लिख दें विद रिस्पेक्ट टू बेयरिंग 2 के साथ, ठीक है, और 2 + 2 डायगोनल बन जाएगा, ठीक है, और थीटा 2 के साथ आपने इसको लिख दिया। अब आप देखिए थीटा 2 एंड जो आपका थीटा 2 एंड थीटा 3 है, या आप कह सकते हैं J2 एंड J3 के दरमियान क्या इंटरेक्शन बन रहा है, तो वो आपको एक D नज़र आ रहा होगा, D2, ठीक है। तो आपने कहा D2S थीटा 2 जो है वो बिटवीन J2 एंड J3 है, ठीक है, तो वो आपने थीटा 3 के साथ लिख दिया। अगेन आपकी सेकंड बेयरिंग के ऊपर कोई टार्क नहीं अप्लाई किया गया, तो आपने इक्वल साइन के बाद 0 लिख दिया। अब थर्ड इक्वेशन पे आ जाएं, तो थर्ड इक्वेशन पे आप देखें तो आपका अगेन पहले तो मैंने आपको कहा था जब आप 1 × 2 या 1 × 3 कैलकुलेट करते हो तो आप उसी को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो आपके पास 1 एंड 3 के दरमियान कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो आपने इसको 0 लिख दिया। देन आपने अब आप सेकंड एंड थर्ड के दरमियान देखें तो आपके पास वही D2 नज़र आ रहा होगा, तो आपने उसको माइनस साइन के साथ D2S और थीटा 2 लिख लिया लैप्लास डोमेन में। और देन अब आप देखिए जो आपको थर्ड बेयरिंग पे जो इम्पिडेंसेस नज़र आ रही हैं उन सबका आप सम ले लें, तो थर्ड बेयरिंग पे आपको जो इम्पिडेंसेस नज़र आ रही है वो होंगी इनर्शिया की, J3 आपको नज़र आ रहा है, D3 नज़र आ रहा है एंड देन आपको D2 नज़र आ रहा है, ठीक है, और ये सारी एसोसिएटेड है आपके थीटा 3 के साथ। तो आप देख सकते हैं J3S² प्लस D3S प्लस D2S इक्वल इनटू थीटा 3, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इस तरह से जस्ट आप इंस्पेक्शन मेथड से भी इसकी डायरेक्ट जनरलाइज फॉर्म लिख सकते हैं। आपके पास दो मेथड्स हैं, या तो आपको जो प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था कि आप उसको इक्वेशन ऑफ मोशन से टार्क्स अप्लाई करके टार्क्स की इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर मोमेंटम आप उसमें से अप्लाई करें, और देन आप टार्क को सम अप कर लें हर बेयरिंग पे, और देन आप उस पर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ जाएगा। अदरवाइज सेकंड मेथड आपके पास है कि आप जस्ट उसको इंस्पेक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया। अब देखिए यहाँ पे अभी प्रीवियसली आपने जो रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम डिस्कस किया उस सिस्टम में आपके गियर्स इन्वॉल्व नहीं थे, आपने देखा उसमें बेयरिंग्स इन्वॉल्व थे, और देन आपके पास आपने स्प्रिंग को इन्वॉल्व करवाया, ठीक है, जो टॉर्शन आपको नज़र आ रहा था आपने उसको विद स्प्रिंग रिप्रेजेंट किया। देन लेकिन अब आपके पास ऐसा रोटेशन मैकेनिकल सिस्टम आप डिस्कस करते हो या उसका ट्रांसफर फंक्शन आपने कैलकुलेट करना है जिसमें आपके पास आपके पास गियर्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है। तो आप कहते हैं गियर्स इन्वॉल्व करने से सिस्टम पे क्या, रोटेशन मैकेनिकल सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और उसका ट्रांसफर फंक्शन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये चीज़ें अभी आप डिस्कस कर रहे हो। तो देखिए जब गियर प्रोवाइड द मैकेनिकल एडवांटेज टू द रोटेशनल सिस्टम, जब आप गियर इन्वॉल्व कर लेते हैं मैकेनिकल सिस्टम में तो आपका मैकेनिकल सिस्टम को एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल जाता है, ठीक है, आपका मैकेनिकल सिस्टम आप कह सकते हैं कि मोर पावरफुल हो जाता है। देन गियर अलाउज यू टू मैच द ड्राइव सिस्टम एंड द लोड, ठीक है, आपने गियर बेसिकली आपको अलाउ करता है कि आप ड्राइव सिस्टम को जो उसको चला रहा है उसको और लोड को देखें कि वो किस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है, और बेसिकली ये आपको एक ट्रेड ऑफ दे देता है बिटवीन स्पीड एंड टार्क के साथ। देन आपने ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है रोटेशनल सिस्टम का जिसके साथ गियर्स एसोसिएटेड हैं, ठीक है, या गियर ट्रेन एसोसिएटेड है। देन ब्लैक लैश आपकी एक टर्म है, ब्लैक लैश किसको कहते हैं, जहाँ पे लूजली फिट गियर्स होते हैं, ठीक है, जब गियर्स लूजली फिट होते हैं तो उसको आप ब्लैक लैश कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे आप जब ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने जा रहे हो तो आपने कोई नो ब्लैक लैश कंसिडर करनी है एंड फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द रोटेशनल सिस्टम एसोसिएटेड विद गियर एंड गियर ट्रेन्स, ठीक है, और आपने उस सिस्टम का जिसके साथ गियर या गियर ट्रेन्स इन्वॉल्व है, गियर ट्रेन्स यानी जहाँ पे आपका पूरा गियर का सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा होता है, ठीक है, उसको आप गियर ट्रेन्स कहते हैं। तो आपके पास उसका आपने ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है, लेकिन आपने ब्लैक लैश को कंसिडर नहीं करना कि अगर कोई लूजली फिट गियर्स हैं तो वो आप इस पैरामीटर को कंसिडर नहीं करें। अब देखिए आपने एक ऐसे रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है जिसमें गियर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो आप देखिए आपके पास डायग्राम में एक 2 गियर सिस्टम इन्वॉल्व है,
जिसमें आपके पास एक स्मॉल गियर है जिसका, और दूसरा आपके पास लार्ज गियर है। स्मॉल गियर का रेडियस है आपके पास r1, थीटा 1 आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ गियर 1 है, t1 आपके पास टार्क ऑफ द गियर 1 है, ठीक है। देन आपके पास n1 इन्वॉल्व हो रहा है। n1 क्या है? जो आपके पास गियर 1 के जो भी टीथ हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं गियर 1 अगर आपके माइंड में आ रहा है, ठीक है, आपको नज़र भी आ रहा होगा, इसके टीथ्स होते हैं। तो वो जितने नंबर ऑफ टीथ्स हैं ये भी मैटर करते हैं और उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं n1 के साथ। देन आपके पास इसी तरह से जो लार्ज गियर है उसका रेडियस है आपके पास r2, n2 उसके नंबर ऑफ टीथ्स हैं, एंड देन थीटा 2 इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड गियर है, एंड देन t2 आपका सेकंड गियर का टार्क है, ठीक है। और आपने यहाँ पे करना क्या है, इसका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है गियर 1 का और गियर 2 का, ठीक है। अब देखिए आपकी स्टेटमेंट क्या है कि लीनियर, सबसे पहले आपने क्या करना है, लीनियराइज इंटरेक्शन बिटवीन टू गियर्स इज डिपिक्टेड इन द फिगर, ठीक है। आपको फिगर में ये एक लीनियराइज रिलेशनशिप शो किया गया है। एन इनपुट गियर विद रेडियस r1 and 1 teeth is rotated थ्रू एंगल थीटा 1 ड्यू टू द टार्क t1, ठीक है। इसके ऊपर कोई टार्क थीटा जो आपका स्मॉल गियर है इसके ऊपर टार्क t1 अप्लाई किया गया है जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहा है आपको थीटा 1, और देन n1 उसके नंबर ऑफ टीथ्स हैं और r1 उसका रेडियस है। एंड आउटपुट गियर जो आपका आउटपुट गियर है जो लार्ज गियर है उसका रेडियस है आपके पास विद रेडियस r2 एंड 2 नंबर ऑफ टीथ्स, ठीक है, रिस्पॉन्ड बाय द रोटेटिंग थ्रू द एंगल थीटा 2, वो थीटा 2 एंगल के साथ उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा 2, एंड देन डिलीवरिंग ए टार्क t2, ठीक है। t2 आपको टार्क डिलीवर कर रहा है। इनपुट टार्क आपके पास t1 है, आउटपुट टार्क आपके पास t2 है। आपने क्या करना है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द रोटेशन ऑफ गियर 1 थीटा 1 एंड गियर 2 थीटा 2। आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन थीटा 2 बिटवीन आउटपुट बाय इनपुट आपने फाइंड आउट करना है रिलेशनशिप, या आप कह सकते हैं कि आपका थीटा 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा 2 कैसे मूव कर रहा है वो आपने कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हो। अब यहाँ पे आप एज्यूम करते हैं, ठीक है, कि द गियर टर्न एंड द डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग ईच गियर सर्कमफेरेंस इज द सेम, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, r1 इक्वल टू थीटा 1, r1 आपका रेडियाई ऑफ गियर 1 था, आपने एज्यूम किया कि r1 थीटा 1 इक्वल टू r2 थीटा 2 है, ठीक है। तो अब आपके पास तो रिलेशनशिप आपके पास गियर का क्या बनता है, दी रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीथ अलोंग द सर्कमफेरेंस इज द सेम प्रोपोर्शन टू द रेशियो ऑफ द रेडियाई, ठीक है। तो आपके पास जो नंबर ऑफ टीथ का रेशियो है वो नंबर ऑफ रेडियाई n1 बाय n2 इक्वल हो जाता है r1 बाय r2 के। टीथ का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाता है रेडियाई के रेशियो के, ठीक है। तो देन लेकिन आपका ये रेसिप्रोकल हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की रेशियो के साथ, ठीक है। सो द रेशियो ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीथ। तो आपके पास जो रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शन आ जाएगा नंबर ऑफ टीथ की रेशियो के साथ या रेशियो ऑफ रेडियाई के साथ, ठीक है। तो आपको इक्वेशन नजर आ रही होगी, n1 बाय n2 जो रेशियो आपने कैलकुलेट किया था जो कि r1 बाय r2 के इक्वल होता है, ठीक है, लेकिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है थीटा 2 बाय थीटा 1 के, जो कि आपके पास आ रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ गियर 2 बाय गियर 1 का, ठीक है। तो ये आपके पास गियर जो आपको ये रिलेशनशिप नज़र आ रहे हैं r1 थीटा 1 इक्वल टू r2 थीटा 2 और नंबर ऑफ टीथ का विद गियर के विद रेडियाई के साथ एंड देन विद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो ये आपके गिवन रिलेशनशिप्स हैं, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, गियर सिस्टम के लिए। यहाँ पे देखिए आपने एक और एजम्पशन की है कि आपने कंसिडर किया कि जो आपका गियर सिस्टम है ये लॉसलेस है, यहाँ पे कोई एनर्जी का वेस्ट नहीं हो रहा। जो गियर 1 एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो गियर 2 एनर्जी रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास इसलिए आपने इस सिस्टम को लॉसलेस कहा। तो जब आपने सिस्टम को लॉसलेस कंसिडर किया तो आप ट्रांसलेशनल एनर्जी किस से कैलकुलेट करते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। जो आपकी नॉर्मल ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है वो आप कैलकुलेट करते हैं F मल्टीप्लाई बाय D के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपकी चूंकि रोटेशनल है, गियर्स जो है वो रोटेट कर रहे हैं, तो आपकी रोटेशनल एनर्जी क्या होगी, टार्क मल्टीप्लाई बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
अब आप देख सकते हैं कि आपने चूंकि सिस्टम को लॉसलेस कंसिडर किया तो आपका T1 मल्टीप्लाई बाय थीटा 1 यानी टार्क मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट 1 जो है वो आपके पास गियर 1 की एनर्जी आ जाएगी रोटेशनल, दैट मस्ट बी इक्वल टू torque multiplied by torque 2 T2 multiplied by theta 2 torque of second gear multiplied by angular displacement of second। तो आपने कहा कि दोनों की एनर्जीज जो है रोटेशनल एनर्जी इक्वल होगी। यहाँ से अगर आप वैल्यू को निकालते हैं T1 बाई T2 की, इस इक्वेशन जो आपको फर्स्ट इक्वेशन नजर आ रही है T1 थीटा 1 इक्वल टू T2 थीटा 2, यहाँ से T1 बाई T2 की वैल्यू निकालें तो वो आपके पास थीटा 2 बाई थीटा 1 के इक्वल आ जाएगी। तो जो आपने प्रीवियसली आपने रेशो कैलकुलेट की थी, रेशो आपके पास आया था कि N1 बाई N2 इक्वल टू R1 बाई R2 बट इक्वल टू थीटा 2 बाई थीटा 1। तो आप थीटा 2 बाई थीटा 1 के बजाय आप क्या डाल सकते हैं, उसका टार्क भी डाल सकते हैं T1 बाई T2। ठीक है, तो अब ये आपने जो कैलकुलेट करना था वो आपने यही कैलकुलेट करना था कि आपने देखना था टार्क का और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशनशिप बनता है, और वो आपने इस इक्वेशन अब देखिए आप इसी गियर सिस्टम को जब रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल इम्पिडेंसेस, तो आपके पास नॉर्मली कंसेप्ट है कि जब आप सिस्टम को इम्पिडेंसेस के साथ लिखते हैं, कोई भी सिस्टम है, इधर इट इज़ इलेक्ट्रिकल सिस्टम और इट इज़ मैकेनिकल सिस्टम और रोटेटिंग एनी सिस्टम, रोटेटरी सिस्टम, ठीक है, तो आप जब उसको विद द हेल्प ऑफ इम्पिडेंसेस लिखते हैं तो आप बेसिकली उस सिस्टम का कंप्लीट रिफ्लेक्शन देख रहे होते हैं। ठीक है, कंप्लीट इंटरेक्शन देख रहे होते हैं कि वो वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ इनपुट से लेके आउटपुट तक कैसे एसोसिएटेड है। तो जब आप एक सिस्टम को इन द फॉर्म ऑफ इम्पिडेंसेस लिख लेते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आप इस गियर सिस्टम को रिप्लेस कर देते हैं मैकेनिकल इम्पिडेंसेस के साथ, तो देन आपको गियर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने उसकी इम्पिडेंसेस लिख ली हैं, तो वो इम्पिडेंसेस आपको बेसिकली रिफ्लेक्शन दे देंगी आउटपुट टू इनपुट, कंप्लीट रिफ्लेक्शन दे देंगी। ठीक है, तो अब जो आपको जो फर्स्ट डायग्राम नज़र आ रही है, अब आपने क्या करना है, जो आपका 2 गियर सिस्टम अभी आपने देखा था और उसकी रिलेशनशिप्स आपने देखे थे कि वो किस तरह से काम करेगा, तो उसी को विद द हेल्प ऑफ अपने मैकेनिकल इम्पिडेंसेस लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या होगा कि आप गियर 1 पे अगर फोकस करते हैं तो गियर 1 पे आपको ये फिगर 1 आपको जो नज़र आ रहा है ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो गियर 1 के साथ क्या था, आपका टार्क 1 एसोसिएटेड था, थीटा 1 एसोसिएटेड था, N1 एसोसिएटेड था, और गियर 1 के लिंक था किसके साथ, आपकी गियर 2 के साथ, और मतलब N1 अब आपको अच्छी तरह से पता है थीटा 1 और थीटा 2 के दरमियान कोई रेशो बन रहा था और N1 और N2 के दरमियान कोई रेशो बन रहा था। तो इसलिए आपने यहाँ पे गियर 1 जब आप इस सिस्टम को लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपने इसको विद दी हेल्प ऑफ आपने कहा कि T1 है आपके पास, थीटा 1 है, N1 है, थीटा 2 है और N2 है। ठीक है, और J आपके पास इनर्शिया आएगा, D आपके पास विस्कस फ्रिक्शन आएगा और K आपके पास कोई स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा। ये आपने एक जनरलाइज फॉर्म लिखी है कि ये पैरामीटर्स इन्वॉल्व होंगे। अब यहाँ पे आप इसको आप जिसको डिटेल्ड में अगर आप इसकी जाएं कि आपके पास ये पैरामीटर्स इन डिटेल कैसे बनेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो आपने देखना है आपके आउटपुट गियर पे कौन कौन सी इम्पिडेंसेस रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को आप देखिए जो आपकी स्लाइड पे फर्स्ट इक्वेशन है, तो ये आपको बता रही है कि आपकी आउटपुट गियर पे जो आपका सेकंड गियर था उसके ऊपर क्या क्या इम्पिडेंसेस रिफ्लेक्ट होंगी। तो आपके पास जे इन्वॉल्व, देखिए आपके आउटपुट गियर पे जे इन्वॉल्व हो रहा है, डी इन्वॉल्व हो रहा है और के इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास ऑलरेडी इनर्शिया का भी लेप्लास डोमेन में रिलेशनशिप मौजूद है विद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ, आपका डी विस्कस फ्रिक्शन का भी रिलेशनशिप मौजूद है और स्प्रिंग कांस्टेंट का भी रिलेशनशिप मौजूद है। तो आपकी जे, डी और के इस इक्वेशन 1 में देखें तो आपके पास जे एस स्क्वायर प्लस डी एस प्लस के इंटू ये सारे आपके आउटपुट गियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे प्रोड्यूस और आपका थीटा 2 उसके साथ कनेक्टेड है, इक्वल टू टार्क 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टार्क 2 तो आपका ड्राइविंग टार्क नहीं था। ड्राइविंग टार्क तो आपका गियर 1 था और गियर 1 ने आपका एक टार्क जनरेट किया था, गियर 1 के ऊपर एक टार्क था जिसने गियर 2 को ऑपरेट किया था। यानी आपका ड्राइविंग गियर जो था वो गियर 1 था, उसके ऊपर अप्लाइड टार्क था T1, और गियर 2 पे जो आपका ड्रिवन गियर था उसके ऊपर आपका टार्क जो आ रहा था वो ड्यू टू गियर 1 आ रहा था या ड्यू टू टार्क 1 आ रहा था। तो यहाँ पे आपने टार्क 2 चूंकि अप्लाइड टार्क नहीं है, अप्लाइड टार्क आपका कहाँ पे था, जो ड्रिवन गियर के ऊपर था। ड्रिवन गियर आपका गियर 1 था,
ठीक है। तो ये T2 आपका इन द फॉर्म ऑफ आपको नजर आना चाहिए टार्क 1 की फॉर्म में, ठीक है। तो आपके पास आप देख सकते हैं कि एक रिलेशनशिप आपने ये थर्ड इक्वेशन में देखे तो आपने ऑलरेडी ये टार्क का इक्वेशन टार्क का एक्सप्रेशन लिखा है कि रेशियो ऑफ T1 बाई T2 किसके इक्वल होगा, N1 बाई N2 के। यहाँ से आप अगर T2 के वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो आप देख सकते हैं N2 बाई N1 इक्वल टू इंटू T1 के इक्वल आ जाती है। ये वैल्यू उठा के आप डाल दें कि आपका टार्क 2 बेसिकली टार्क 1 की वजह से आ रहा है, ठीक है, और विद रेशो आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है रेशो N2 बाई N1 के साथ, ठीक है। ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में डालें तो आपके पास ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी JS स्क्वायर प्लस D ऑफ S प्लस K थीटा 2 ऑफ S, ठीक है, इक्वल टू T1 N2 बाई N1। तो अब ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है, ये आपको बता रही है कि आपके आउटपुट पे आपको ये इम्पिडेंसेस रिफ्लेक्ट होके आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। आपकी आउटपुट गियर के ऊपर आपको ये इम्पिडेंसेस नज़र आ रही हैं JS2 DS प्लस के, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेकंड के साथ, और वहाँ पे जो आपका टार्क है वो बेसिकली ड्रिवन टार्क की वजह से आपके पास आ रहा है, ठीक है, जिसने ड्राइव किया था आपके गियर को, गियर 1 को, और देन आपका उसका रिफ्लेक्शन या अफेक्ट आप कह सकते हैं कि गियर 2 के ऊपर किसके साथ आ रहा है, टार्क 1 मल्टीप्लाई हो रहा है रेशो N2 बाई N1 के साथ। अब देखिए आपने आउटपुट पे जो आपके पास इक्वेशन आ गई थी, ठीक है, जो आपको कंप्लीट रिफ्लेक्शन दे रही थी कि आपके आउटपुट से लेके इनपुट तक आपका क्या मैकेनिकल इम्पिडेंसेस का रिफ्लेक्शन बनता है, वो आपके पास यहाँ स्लाइड पे इक्वेशन नंबर 1 जो अभी प्रीवियस स्लाइड पे आपने कंक्लूड की थी वही इक्वेशन है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आप थीटा 2 को जस्ट रिप्लेस कर दें। आपने ऑलरेडी देखिए एक रिलेशनशिप जो आपको सामने नजर भी आ रहा होगा इन दो इक्वेशंस, जो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के सामने एक रिलेशनशिप है थीटा 2 बाई थीटा 1 इक्वल टू N1 बाई N2। ये अभी आप प्रीवियसली डिस्कस भी कर चुके हैं कि आपकी जो नंबर ऑफ टीथ है इनका रिलेशनशिप विद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, रेसिप्रोकल आएगा। तो ये इसी रिलेशनशिप से आप जस्ट थीटा 2 की वैल्यू निकालें और उठा के इक्वेशन 1 में डाल दें जहाँ पे आप थीटा 2 यूज कर रहे हैं, इन दी फॉर्म ऑफ थीटा 1 उसको रिप्लेस कर लें। तो देखिए आपके पास थीटा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, N1 बाई N2 इंटू थीटा 1। ये वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में थीटा 2 की जगह पे डालें, रिप्लेस कर दें। तो आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, JS स्क्वायर प्लस जो सेकंड इक्वेशन है उसको देखिए JS स्क्वायर प्लस D ऑफ S प्लस K N1 बाई N2 थीटा 1, ठीक है, थीटा 1 ऑफ S इक्वल टू T1 ऑफ S N2 बाई N1, ठीक है। अब जस्ट इस इक्वेशन, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको आपने इन द फॉर्म ऑफ थीटा 1 लिख लिया है, ठीक है, और टार्क 1 की फॉर्म में ऑब्वियसली लिखा हुआ आपने इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर दें। ये जो आपके पास N1 बाई N2 और थीटा 1 आपने लिखा है इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और आप यहाँ से इक्वल की दूसरी साइड पे जस्ट T1 को छोड़ें। जस्ट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके पास जो कंप्लीट सिस्टम बन जाएगा आपका विद मैकेनिकल इम्पिडेंसेस गियर सिस्टम को, टू गियर सिस्टम को जब आपने मैकेनिकल इम्पिडेंसेस की फॉर्म में लिखा तो आपके पास ये रिलेशनशिप्स बनते हैं जो आपको नीचे ये फाइनल डायग्राम में नजर आ रहे हैं कि आपका T1 टार्क ड्रिवन टार्क था, ड्रिवन गियर का टार्क था, थीटा 1 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ गियर 1 था, और आपका जो कनेक्शन बनता है गियर 1 का गियर 2 के साथ इनर्शिया कि जब पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं तो आप देख सकते हैं कि J के साथ आपका इक्वेशन सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आ रहा है, J N1 बाई N2 होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो वो J का आप इनर्शिया का जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे आप लिखते हैं इनर्शिया की जगह पे। देन आपका D के साथ क्या रिलेशन, N1 बाई N2 होल स्क्वायर आ रहा है S के साथ, तो D जहाँ पे आप विस्कस फ्रिक्शन मेंशन कर रहे हैं वहाँ पे आप वो रिलेशनशिप लिख लें, और K जो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट था, स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ N1 बाय रेशियो अगेन N1 बाय N2 होल स्क्वायर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप स्प्रिंग के साथ ये रिलेशन, तो ये अब आपको कंप्लीट रिफ्लेक्शन दे रहा है कि आउटपुट टू इनपुट आपका मैकेनिकल इम्पिडेंसेस की फॉर्म में आपने गियर को किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया, ठीक है। अब इसी को ये जो आपने फाइनल जनरलाइज रिजल्ट करें या इसको डिस्कस करें तो जनरलाइज फॉर्म में आप इसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं कि आप देखिए तो आपका जो रोटेशनल मैकेनिकल इम्पिडेंसेस कैन बी रिफ्लेक्टेड थ्रू द गियर ट्रेन बाय मल्टीप्लाइंग द मैकेनिकल इम्पिडेंसेस बाय रेशियो, मतलब हर अब J था तो आपने एक रेशो के साथ मल्टीप्लाई किया और उस रेशो का स्क्वायर था, ठीक है। वो रेशो क्या था, नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर ऑन डेस्टिनेशन शाफ्ट और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर ऑन सोर्स शाफ्ट, ठीक है। N2 बाय N1 होल स्क्वायर आपने लिया हुआ था। तो आपने D, J एंड
के को मल्टीप्लाई किया है जस्ट इस रेशियो के साथ, इस टर्म के साथ, ठीक है। तो आपने ये मैकेनिकल इम्पिडेंस है जिसके साथ आपने ये बेसिकली आपके पास ये जो नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर ऑफ डेस्टिनेशन या आउटपुट शाफ्ट आपके पास है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर ऑन सोर्स शाफ्ट, जो इनपुट शाफ्ट है आपका, इनकी रेशियो लिया और उसको होल स्केयर लिया है, तो ये आपकी बेसिकली मैकेनिकल इम्पिडेंस बन जाती है, ठीक है। और आपने इसको मल्टीप्लाई किया है डी के साथ, आपने इसको मल्टीप्लाई किया है जे के साथ, और आपने इसको मल्टीप्लाई किया है स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ। अब देखिए आपके पास एक मैकेनिकल इम्पिडेंसेस की फॉर्म में एक सिस्टम आपको दिया गया है, वही 2 गियर सिस्टम है जो आपने अभी डिस्कस किया था डीपली, ठीक है। तो आपने इसका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है θ2/t1, ठीक है। और आपने जो फिगर आपको गिवन है इसमें आप देख सकते हैं जो आपका गियर 1 है उसका T1 आपके पास ड्रिवन टार्क होगा, θ1 आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, D1 आपके पास विस्कस फ्रिक्शन होगा, J1 आपका इन्वॉल्व हो रहा है इनर्शिया आपकी गियर 1 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे उसने पैरामीटर स्पेसिफाइड कर दिए हैं और अलग अलग पैरामीटर्स गिवन है, गियर 1 के साथ J1 भी इन्वॉल्व है और D1 भी इन्वॉल्व है। इसी तरह से आपके जो θ2 है या जो आपका गियर 2 है उसके साथ D2, J2 और K2 इन्वॉल्व है, ठीक है। और N1 और N2 आपके पास नंबर ऑफ टीथ हैं, वो आप देख सकते हैं, वो जो दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। और देन आपके पास θ2 जो आ रहा है वो आपके पास सेकंड गियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपने इसमें कैलकुलेट क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन θ2 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टार्क T1, ठीक है। इनपुट टार्क के साथ आपने आउटपुट डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट टार्क आपने ट्रांसफर फंक्शन को कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अब देखिए जब इस इक्वेशन को आप इस एग्जांपल को आप सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने सबसे पहले देखना है कि आपका सिस्टम में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बनता है। आपको वैसे तो ये नज़र आता है कि 2 गियर्स हैं और दोनों इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, नहीं वो इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर रहे, वो दोनों कनेक्टेडली मूव हो रहे हैं, ठीक है कि आपके पास गियर 1 जो है, जो आपका ड्राइविंग गियर है, वो मूव होगा तो आपका सेकेंड गियर आउटपुट गियर मूव करेगा, ठीक है। तो आपके पास, इसलिए आप कहते हैं कि जो इनर्शिया है वो आप ये नहीं कह रहे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन ऑफ मोशंस नहीं बना रहा, ठीक है, क्योंकि आपके दोनों गियर जो हैं वो टाइड टुगेदर हैं। तो इसलिए आपके सिस्टम में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 1 है, ठीक है। तो आपका एक सिस्टम का जो इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा, वो एक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अब आपने वो इक्वेशन कैसे करनी है, अब आप सिस्टम इक्वेशन जो आपके पास डायग्राम 1 नज़र आ रही है इसमें आप देखिए तो आपके पास गियर 1 के साथ J1 इन्वॉल्व था, D1 इन्वॉल्व था, θ1 इन्वॉल्व था, T1 इन्वॉल्व था, ठीक है, और N1 इन्वॉल्व था। इसी तरह जो आपके पास सेकेंड इक्वेशन सेकेंड गियर है, सेकेंड गियर के साथ θ2, N2, J2, D2 और K2 इन्वॉल्व था, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ज़ाहिर है टार्क डायरेक्टली यहाँ पे नहीं है, रिफ्लेक्टेड टार्क आ रहा है आपके पास। तो इस सिस्टम को आप मॉडिफाई करके, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया कि आपका 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो अब आपके पास आप इस सिस्टम को किस तरह से लिख सकते हैं कि आपका जो इनर्शिया है, ठीक है, आपने कहा कि इनर्शिया क्या होगा, आल्दो आपकी J1 और J2 दोनों इन्वॉल्व है, लेकिन J1 के साथ आप जब इसको आउटपुट पे, अब आपने पूरे सिस्टम को देखना है कि आउटपुट पे आपके पास क्या आपको रिफ्लेक्टेड इम्पिडेंस या मैकेनिकल इम्पिडेंसेस क्या नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो आउटपुट पे जब आप जाएंगे तो आउटपुट पे आपके पास जो J1 प्लस J2 इनर्शिया है, सेकेंड इक्वेशन में आप देखिए जहाँ पे टोटल J लिखा हुआ है, JE की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो J1 प्लस J2 है, और J1 के साथ आपका एक रिफ्लेक्टेड इम्पिडेंस का पैरामीटर मल्टीप्लाई हुआ है N2/N1 होल स्केयर। ये क्यों मल्टीप्लाई हुआ, ये अभी आपने प्रीवियस स्लाइड पे जो आपकी कंक्लूजन था, आपने उस पर कंक्लूड किया कि ये पैरामीटर N2/N1 आपने कहाँ से लाया और उसको क्यों मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसके बाद देन आप देख सकते हैं आपका जो D है विस्कस फ्रिक्शन, इसके साथ भी D1 प्लस आपने D2 करना है, यानी आपके पास टोटल दोनों गियर्स की ये आपके पास आउटपुट पे आ जाएगी। लेकिन जब आप D1 पे जा रहे हैं तो D1 के साथ आपका रिफ्लेक्शन इम्पिडेंस N2/N1 होल स्क्वायर भी आपको नजर आएगा। इसी तरह जब आप ड्रिवन टार्क पे जाएंगे T1 पे, ठीक है, तो T1 पे अभी आपने देखा था कि वो N2/N1 आपको नजर आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आपके पास फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन आपने कैसे लिखनी है। तो अब देखें आपके पास जो आउटपुट सिस्टम पे आपको विद मैकेनिकल इम्पिडेंसेस जो इक्वेशन नज़र आएगी वो JE यानी टोटल इनर्शिया इंटू एस स्क्वायर प्लस DE टोटल आपके पास विस्कस फ्रिक्शन इंटू S और KE
और इंटू थीटा टू इक्वल टू T1 N2 बाई N1। ठीक है, यही इक्वेशन आपने कंक्लूड की थी एग्जांपल से पहले। अब इसमें आपके पास जो अभी आपने इसको इन द फॉर्म ऑफ J1 एंड J2 कंक्लूड किया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 1 बन रहा है, तो इसलिए आपने यहाँ पे ये JE की वैल्यू उठा के डाल दी जो आपने सेकंड फिगर में लिखी है, J1 N2 बाई N1 होल स्क्वायर प्लस J2। इसी तरह से D आपके पास था, D1 के साथ आपका रिफ्लेक्टेड इम्पिडेंस मल्टीप्लाई हो रहा था N2 बाई N1 होल स्क्वायर प्लस D2, और KE आपका कांस्टेंट वही सेकंड आपके पास स्प्रिंग K2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज उठा के आप इस इक्वेशन नंबर 1 में डाल दें, और इसमें से आप देखें तो थीटा 2 डिवाइडेड बाई T1 आपने कैलकुलेट करना था, तो आप जस्ट थीटा 2 बाई T1 कर लें, तो आपके पास N2 बाई N1 के साथ डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये जो B मल्टीप्लायर में आ रहा है थीटा 2 के साथ, और ये आपका ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। जी ऑफ एस आपका ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा थीटा 2 बाई थीटा 1। जस्ट आपने इस इक्वेशन में वैल्यूज डाली, इक्वेशन 1 में वैल्यूज डाली हैं, और उसको जो आपने कैलकुलेट करना था थीटा 2 बाई T1 वो आपने कैलकुलेट कर लिया, तो आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये इक्वेशन आ गया। तो अब आप इस ट्रांसफर फंक्शन का अगर ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं तो इनपुट पे आपका क्या था, ड्रिवन टार्क T1 ऑफ एस, और आउटपुट पे आपको क्या मिल रहा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 2, और ये आपस में लिंक किसके साथ था, ये जो इक्वेशन दरम्यान में आपके पास आई है। ठीक है, तो ये आपके पास था एक कंप्लीट लेक्चर जो कि आपका आपने रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम को देखा और विद मैकेनिकल इम्पिडेंसेस के साथ भी देखा जब आपके पास गियर्स इन्वॉल्व हो रहे थे।